नमस्कार करते हैं, वापस आ गया हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th 5th चैप्टर। आज बहुत मजा आने वाला है। क्या देखेंगे? सबसे पहले सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को समझेंगे। फिर देखेंगे सेल वॉल कितने टाइप्स का हो सकता है, उसको समझेंगे। एंड देखेंगे हमारे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इसमें अंतर क्या है, ठीक है, वो चीज देखने को है। फिर देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, उसको समझेंगे। फिर देखेंगे प्रोकायरेटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, डेफिनेशन वाइज अच्छे से समझेंगे। इनके डिफरेंस को देखेंगे एंड देन लेक्चर को एंड करेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलो डिटेल में सब कुछ कवर करने वाले हैं आज। सबसे पहले समझते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो आप देखोगे जैसे हम भी एनिमल ही है, ठीक है ना। वी आर इमोशनल एनिमल, वी आर इंटेलिजेंट एनिमल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो हमारा सेल जो है बहुत कमजोर होता है। आपने देखा होगा थोड़ा सा भी खरोच आ जाता है, कट लग जाते हैं हमें आसानी से। लेकिन प्लांट की बात करें, ट्री वगैरह की देखते हो, ट्री को काटना कितना मुश्किल है ना। गाछ को अगर काटने जाओगे तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? वो उतने हार्ड क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी बात करें हमारे सेल की, तो हमारे सेल के ऊपर बस सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है हमारा सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो है ही, आपको दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके साथ साथ उसके बाहर में एक आउटर कवरिंग है सेल वॉल का, जो कि काफी हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। बात करें सेल वॉल की किससे बना होता है, तो सेल वॉल मेनली बना होता है हमारे सेल्यूलोज का। उसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे आपके हेमी सेल्यूलोज हो गए एंड देन उसमें पेक्टिन वगैरह हो गए। लेकिन ज्यादातर मोस्टली बात करें उसमें सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। और इसलिए वो बहुत ज्यादा आपका हार्ड होता है, रिजिड होता है, उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। ये देखो सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल के बाद जैसे बात कर रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात तो एक ही है। तो उनके साथ साथ उनके आउटर कवरिंग एक होता है बहुत ही रिजिड सा, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। एंड देखो सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं। अब सेल वॉल की टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स का ये हो सकता है? 3 टाइप के सेल वॉल हो सकते हैं। बात समझो, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और हमारा होता है मिडिल लैमेला। तीनों को समझते अच्छे से। ये होता क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइमरी सेल वॉल की। तो आप देखो, अगर लेट से कोई मेरा सेल बहुत ही यंग है ना, जैसे कोई प्लांट जो है नया नया बस जर्मिनेट कर रहा है वो, तो नया कोई यंग प्लांट सेल है, तो उसमें जो भी सेल्स होंगे, ठीक है, उनके जो सेल वॉल होंगे, आप देखो बाहर में आपको प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है ना, सबसे टॉप वाले फिगर में। तो इनका सेल वॉल क्या अभी ग्रो कर सकता है, क्योंकि प्लांट अभी और बढ़ेगा, प्लांट तो और बढ़ेगा ना, तो समय के साथ जैसे जैसे वो बढ़ेगा उनके क्या होंगे, सेल वॉल भी बढ़ेंगे। इनका सेल अभी ग्रो कर सकता है। जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा, सेल वॉल भी ग्रो करेंगे, सेल वॉल ग्रो करेंगे। और समय के साथ ओवर द टाइम क्या होगा, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब स्लोली एंड स्लोली आपका ये प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सेल के चारों ओर आपका बच जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेकेंडरी सेल वॉल अब फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये यहां तक आके रुक गया, अभी और ग्रो नहीं कर सकता है, तो ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ठीक है ना। तो वो बात करें तो यंग सेल के अंदर होता है प्राइमरी सेल वॉल, और जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि और ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। चलो और देखते हैं। फिर बात कर रहे थे मिडिल लैमेला की। 3 देखा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी और मिडिल लैमेला, 2 तो बात कर ली। अभी मिडिल लैमेला देखने को है। मिडिल लैमेला क्या है, आपके देखो, अगर आपके एडजेसेंट सेल वॉल को, आपके प्लांट में तो बहुत सारे सेल है ना, बहुत सारे सेल है, उनके चारों ओर सेल वॉल है, एक तो सेल तो है नहीं, तो बहुत सारे आपके सेल और उसके आसपास सेल वॉल है, और वो एक साथ जुड़े हुए हैं। आप समझो एक तरीके के पेस्ट से, जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला आप देखो बीच में दिख रहा होगा, एक आपका यहाँ पे ग्रीनिश कलर का आपको लेयर दिख रहा है, उनके बीच में मिडिल लैमेला बोलते हैं इनको। और ये मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दिया कि किससे बनी हुई है, आपकी कैल्शियम पेक्टेट से, जो कि मिडिल लैमेला है, ठीक है। और ये एडजेसेंट सेल वॉल को क्या करता है, चिपकाने का, जोड़ने का काम करता है। इसीलिए आपकी जो है प्लांट सेल बहुत हार्ड होती है। देखो उनको चिपका कर रखा है, एक तरीके से ग्लू का काम कर रहा है ना, एडेसिव का काम कर रहा है, तो उनको जो है बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है, इसलिए आपकी प्लांट सेल बहुत हार्ड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, उसके बाहर देखो सेल वॉल दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, एक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं। आप देखो कौन सा सोल्यूशन, इसको मैंने रख दिया है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। देखो कोई भी सोल्यूशन कंसंट्रेटेड कब होता है, जब उसके अंदर सॉल्वेंट कम हो और सल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो। क्या बोला मैंने, अगर कोई सोल्यूशन, आपको पता है सोल्यूशन किससे बनता है, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। सल्यूट मतलब जो बाहर से चीजें ऐड कर रहे हैं, और सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो मान लो अगर मेरे पास पानी है यहाँ पे, और पानी हो गया मेरा सॉल्वेंट, और उसके अंदर बाहर से कोई भी चीज अगर मैं ऐड करे, वो हो गया हमारा सल्यूट। तो अगर सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूट बहुत ज्यादा हो गया है ना, सॉल्वेंट में अगर सल्यूट ज्यादा हो गए, तो वो बन जाता है मेरा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब आप देखो आपके सेल के अंदर, ठीक है, आपके सेल के अंदर सल्यूट पार्टिकल्स कम थे, लेकिन आपके सेल के बाहर उस सोल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। आपको पता है कि जब भी ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में क्या करते हैं देखते हैं हम, ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो चूंकि आपके सेल के अंदर आपका सल्यूट पार्टिकल्स कम है, तो अगर सल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे जहां पर भी, वहां समझ लो कि वहां सॉल्वेंट ज्यादा होंगे, और जहां सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है वहां पे सॉल्वेंट कम होंगे। तो सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट कम है,
सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, और सल्यूट की आपका सेल के अंदर सल्यूट पार्टिकल कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करे आपको पता है, कम सल्यूट वाले रीजन से ज्यादा सल्यूट वाले रीजन में आपका वाटर फ्लो करेगा, या कोई से भी लिक्विड फ्लो करेगी, यहाँ तो ऑल द वाटर की बात कर रहे हैं। तो आपके जब सेल में से पानी बाहर निकलेंगे बाहर निकलेंगे बाहर निकलेंगे, तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। देखो तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो तो छोटा हो गया, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने शेप को जो एडजस्ट कर सकता है, छोटा छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन आप देखो जो उसका सेल वॉल है वो जैसा का तैसा ही है, उसका जो भी ढांचा है, जो शेप है, वो बिल्कुल चेंज नहीं करा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल होती है रिजिड, चाहे आपका अंदर का मटेरियल में कुछ भी चेंज आ जाए, सेल वॉल में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो आपका सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे श्रिंक कर गया, लेकिन सेल वॉल में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो इसको इसको आप बोल सकते हो एक्सो ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस तो हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि आपके सेल के अंदर से सॉल्वेंट या वाटर बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस तो हो रही है, चूंकि बाहर जा रहा है कंटेंट आपके सेल के अंदर से, इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, या इसको आप प्लाज्मोलाइसिस भी बोल सकते हो। अगर आपके पास प्लांट सेल हो, यहाँ पर डेफिनेशन देख लो प्लाज्मोलाइसिस की, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस के थ्रू अगर कोई प्लांट सेल वाटर लूज कर रहा है और वो श्रिंक कर जा रहा है, वो क्या कर रहा है, श्रिंक कर जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, ठीक है, और सेल वॉल से दूर चला जा रहा है आपका सेल मेम्ब्रेन, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और देखते हैं कुछ यहाँ पर। देखो अब हम नेक्स्ट केस में क्या करें, पहले क्या करा था मैंने, जो प्लांट सेल है उसको रखा था कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, अब रखे हैं प्लांट सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसी है जिसमें आपका अब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है। ठीक है ना, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम, तो वो बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जो आपके सेल के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आपके बाहर वाले सॉल्यूट पार्टिकल से ज्यादा है। क्या बोले मैंने, जो आपके सेल के अंदर सॉल्वेंट है, जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल से आपके, वो बाहर के सॉल्यूशन से कम है। तो अब आप देखो क्या है, अब क्या होंगे, चूंकि आपके बाहर के सॉल्यूशन में वाटर पार्टिकल ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो आपको बता रखा है जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगी वहां पे सॉल्यूट कम होगा। तो आपको पता है कि हमेशा सॉल्वेंट जो होता है आपका वो कहां कहां फ्लो करता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया में आपका क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं, और लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, चूंकि आपके बाहर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम दिख रहे हैं आपको, देखो 2-3 बॉल से दिख रहे हैं, ये मान लो कोई कुछ भी सॉल्यूट मैंने ऐड करा है बाहर से, वो है ठीक है, उसके कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, तो बाहर से अंदर वाटर फ्लो करेगी, सॉल्वेंट जो है अब आपके कंटेनर में जो सॉल्यूशन रखा है उसके उसके थ्रू वो अंदर आएगा सेल के अंदर। तो क्या होगा, अब सेल जो है फूलने की कोशिश करेगा, वो स्वेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो स्वेल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्लांट सेल जो है उसके बाहर तो कौन बैठा है, सेल वॉल बैठा है, जो कि बहुत रिजिड है। तो आपका अंदर से जो है सेल वो तो बाहर खुलना चाह रहा है, उसके अंदर पानी भर रही है, पानी अंदर आ रही है, तो वो तो बाहर खुलना चाह रहा है ना, लेकिन चूंकि प्लांट सेल उसके बाहर सेल वॉल है तो उसको बाहर आने नहीं दे रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप समझो, यहाँ पे मैं बता दूं, तो बेसिकली यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर ये देखो तो बेसिकली आपका प्लांट सेल जो है, आपका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल पे लगा रहा होता है प्रेशर ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और इस फेनोमेना को बोलते हैं टर्जिडिटी, या इसको बोलते हैं फेनोमेना हो गया टर्जिडिटी, और जो प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब देखो आपका सेल तो फूल नहीं पा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, क्यों नहीं फूल पा रहा है, क्योंकि प्रेशर सेल लगा रहा है, और उसी के एडजेसेंट उतना ही अमाउंट का फोर्स जो है ऊपर से आपका सेल वॉल लगा रहा है, सेल वॉल लगा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्या हो रहा है, सेल वॉल भी लगा रहा है बराबर का प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो जो फोर्स, वो जो प्रेशर सेल वॉल लगा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो वॉल प्रेशर है वो बराबर हो जा रहा है किसके, टर्गर प्रेशर के, है ना, इसलिए आपका सेल जो है वो स्वेल भी नहीं कर पा रहा है, वो जो साइज का है वही साइज मेंटेन कर रखा है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। आपका क्या है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर आ रहा है ना, सेल के अंदर आ रहे हैं, तो नेट मूवमेंट कहां हो रहा है आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्यूशन से सेल के अंदर, तो ये एंडोऑस्मोसिस कहलाता है, या इसको आप डी प्लाज्मोलाइसिस भी कह सकते हो। इसके पहले देखा प्लाज्मोलाइसिस, ये क्या है आपका डी प्लाज्मोलाइसिस। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्या देखो, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल समझ लिए क्या होता है, सेल वॉल किस चीज से बना है वो बात कर लिए, किससे बना है, सेल्यूलोज से। अब वो फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली प्लांट को किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है, तो इट गिव्स शेप टू द सेल। आपने देख रखा है, आपको बाहर में आपकी सेल वॉल लगी हुई है, तो क्या कर रखा है, प्लांट को एक प्रॉपर शेप दे रखा है ना, इट गिव्स शेप टू द प्लांट सेल। और देखो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमिड सेल्यूलोज। ज्यादातर बना होता है सेल्यूलोज के, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके पेक्टिन के भी होते हैं, और थोड़े बहुत उसके अंदर हेमिसेल्यूलोज भी होते हैं। और देखो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज फ्रीली परमिएबल। जो आपका सेल वॉल होता है आपने देखा सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होता है, और वो फ्रीली परमिएबल है। इसका क्या मतलब होता है, देखो सेल मेम्ब्रेन की जब हमने बात करी थी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने देखा था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब
वो कुछ चीजों को, कुछ कुछ कंपोनेंट्स को बाहर से अंदर आने देता है और कुछ कंपोनेंट्स को अंदर से बाहर जाने देता है, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन ये क्या है, फ्रीली परमिएबल, ये किसी को भी अंदर आने, चाहे आपका कोई मॉलिक्यूल कोई साइज में बड़ा हो या छोटा हो या पोलर हो नॉन पोलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता है इसको। तो ये सब बातें हमने पहले कर चुकी है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, तो आप जाके लेक्चर देख लेना पहले वाली, मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल साइज में बड़ा भी हो, छोटा भी हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो, कोई सा भी हो, सेल वॉल को उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सभी को अंदर आने देता है सेल के अंदर, और सभी को जो है वो सेल से बाहर भी जाने देता है, इसलिए वो होता है फ्रीली परमिएबल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारी, सिलेक्टिवली परमिएबल, पहले बात कर रखी है ये चीज। और देखो इसका एक और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। अब बाहर कोई सी भी एक्सटर्नल, इसमें अगर कोई डैमेज देने की कोशिश करे, जैसे हम गाछ काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार में तो कटता नहीं है, एक ही आपने हथौड़ा मारा कट गया क्या, नहीं कटा, बहुत सारा हथौड़ा मारोगे लगातार तब जाके वो कटेगा। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली ये उसको प्रोटेक्ट दे रहा है, एक्सटर्नल डैमेज से बचा के रख रहा है सेल वॉल, ठीक है ना, बाहर बाहर से कोई अटैक कर रहा है इसको, तो उसको सेल को बचा के रखा है। तो आपने ये सेल वॉल के फंक्शन समझ लिए ना, ये चारों उसके फंक्शन थे। और थोड़ा सा देखते हैं, अब थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। अब देखो फाउंड ओनली इन प्लांट्स, आपने देखा कि जो सेल वॉल होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट सेल के सबसे बाहर का जो कवरिंग होता है वो सेल वॉल होता है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपका सेल के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर होता है आपका सेल वॉल, नहीं नहीं नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, एनिमल सेल में बस सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो यहाँ पे लिखा है फाउंड बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट और एनिमल सेल में, लेकिन सेल वॉल जो है बस प्लांट सेल में ही होती है। और देखो जो सेल वॉल होता है वो आपका नॉन लिविंग और रिजिड होता है, नॉन लिविंग और साथ साथ रिजिड है, काफी हार्ड है। लेकिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसा होता है, लिविंग होता है और साथ साथ काफी फ्लेक्सिबल। तो आपने देखा ना, फ्लेक्सिबिलिटी होल्ड करने के कारण आपने देखा कि प्लाज्मोलाइसिस जब हुआ तो वो क्या क्या कर गया, श्रिंक कर गया। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होता तो क्या वो श्रिंक कर पाता, नहीं कर पाता बिल्कुल भी। और देखो सेल वॉल की बात करें, लाइज आउटसाइड द सेल, तो सेल के बाहर ही तो सेल वॉल है ना, पहले सेल है, उसके थोड़ा सा बाहर जाओगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, उसके और बाहर जाओगे तो आपको सेल वॉल मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब वो सेल के बाहर है, ठीक है ना, सेल के अंदर वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह बोलते हैं, बाद में पढ़ने को सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं। तो सेल वॉल सेल के बाहर होता है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कहां पर होता है, आउटसाइड द सेल इन एनिमल, तो एनिमल सेल के बाहर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर होता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल है उसके बाहर तो आपका एक ही कवरिंग है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन प्लांट सेल में आपका प्लांट सेल उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल है, ठीक है ना। ये यहां पर बात करी गई है कि आपके एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है बस एक ही लेयर, और प्लांट सेल के अंदर आपका सेल वॉल का अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बात करी गई है। और ये तो मैंने पहले बात कर रखा है कि आपका सेल मेम्ब्रेन होता है परमिएबल, मतलब किसी को भी आसानी से, चाहे कितना भी छोटा बड़ा हो, पोलर नॉन पोलर हो, फर्क नहीं पड़ा होता है, सबको अंदर बाहर आने देता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव चीजों को, गिने चुने चीजों को अंदर बाहर करने देता है। और देखो सेल वॉल की बात करें, बना होता है सेल्यूलोज से, और आपका सेल मेम्ब्रेन बना होता है किससे, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। आपको बता रखा है पहले ही, मैंने पहले के लेक्चर्स देख के आ जाना कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है हमारे फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड आपने देखा होगा जो उसका हेड पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, हमने पहले बात कर रखा है, वो बना होता है फॉस्फेट से, और उसका जो टेल पार्ट होता है वो बना होता है लिपिड से, जो कि हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। और यहाँ पे बात करें लिपिड और प्रोटीन, तो लिपिड पार्ट आपने देख लिया जो हाइड्रोफोबिक होता है, इसके ऊपर में कुछ आपके प्रोटीन्स भी चिपके होते हैं ना, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी चिपके होते हैं, इसलिए ये बना होता है लिपिड से, प्रोटीन से, ठीक है। और इसका देखो और क्या कर रहा होता है, आपका सेल वॉल जो है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, वही बात करी गई है। आपका सेल वॉल क्या कर रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ दे रहा है ना, बेसिकली क्या ढांचा बना के रखा है, एक हार्ड सा रिजिड सा, तो सेल को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ दे रहा है, एक बेसिकली अपने तरफ से एक मजबूती दे रहा है, और साथ ही साथ क्या है, वो मैकेनिकल डैमेज से आसपास के सराउंडिंग की कोई भी उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बचा के रखा है। और देखो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर क्या आना है, सेल के बाहर क्या जाना है, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। आप देखे होंगे जब पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होता है, जब कोई भी चीज, जैसे मान लो ऑक्सीजन को मान लो अगर बाहर से अंदर आना है, या कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर जाना है, तो एक्सचेंज वगैरह कहां से हो रहा है, वो तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड सेपरेट्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, सेल के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, और उसके बाद फिर सेल की अगर बात करें तो उसके अंदर आपका सेल, आपका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो ये सब जो भी चीजें आपके सेल के अंदर है उन सबको वो क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर कुछ भी चीजें चल रही हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अंदर में जो है जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, बाहर में कोई चीज भी हो जाए आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। और देखते हैं आगे, अब यहाँ बात करते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल की बात करें तो आपका बैक्टीरिया जानते हो ना, बैक्टीरियल सेल जो होता है बैक्टीरिया, वो होती है बेसिकली प्रोकार्योटिक सेल। और यूकार्योटिक सेल की बात करें तो जैसे हमारा हो गया ह्यूमन बीइंग की बात करें, या प्लांट सेल की बात करें, या किसी भी एनिमल की बात करें, हम चूहा बिल्ली कुत्ता कुत्ता भैंस कुछ भी कोई किसी की बात करें तो सारे में होता है हमारा यूकार्योटिक सेल।
अब देखो इनमें बेसिक अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। होता क्या है बेसिकली, यहां मैं मार्किंग करके दिखा दूं आपको। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो अंदर में ऐसा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली, ये है आपका बेसिकली डीएनए। ये जो है आपका डीएनए है। डीएनए पता है आपको जेनेटिक मटेरियल है, जो कि किसी भी, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करता है, होल्ड करके रखता है ना डीएनए। इसके बारे में आगे बात करेंगे जब न्यूक्लियस कवर करेंगे, न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन आएगा तो उसमें डीएनए को समझाएंगे अच्छे से। तो डीएनए है इसके अंदर। और अगर बात करें आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल में ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, इसको क्रोमाटिन बोलो या डीएनए बोलो, तो इसके अंदर भी आपका डीएनए है, ठीक है। और देखो ये कवरिंग भी है इसके बाहर, इसके बाहर जो है देख रहे हो ये कवरिंग है, ये क्या है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन तो ये वाला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां मैं नोट कर दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो एक प्रॉपर, आप देख रहे हो उसके ऊपर एनवलप चढ़ा हुआ है, किसका एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। लेकिन जो डीएनए है उसके बाहर देखो कोई सा भी एनवलप नहीं है, वो आपका फ्रीली कहीं भी इधर उधर जा सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो कहीं भी जो आसानी से तैर सकता है आपका डीएनए। तो वो प्रॉपरली क्या है, वो एनवलप में एनक्लोज्ड नहीं है। तो वो होता है आपका यूकैरियोटिक, ये होता है प्रोकैरियोटिक। और इस रीजन को, जो ये वाला रीजन है बेसिकली आपका डीएनए के सराउंडिंग का जो ये रीजन होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड आपका यूकैरियोटिक में नहीं होता है, क्योंकि उसके पास तो प्रॉपर एक सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन जहां पे नहीं हो उस वैकेंट स्पेस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ लिया। और देखते हैं थोड़ा डिफरेंस क्या होती है, देखो यहाँ पर अब बात करते हैं थोड़ा प्रोकैरियोटिक क्या होती है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया दी न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने क्या देखा, जो प्रोकैरियोटिक होती है आपकी बैक्टीरिया की जो सेल होती है, उसके अंदर जो डीएनए मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर कोई सा भी एनवलप नहीं है, वो पुअरली डिफाइंड, कोई सा एनवलप नहीं है। तो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड किसकी बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, उसके बाहर कोई सी एनवलप चढ़ी हुई नहीं है, तो उस रीजन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। और वो सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, जो आपके फंजाई वगैरह होते हैं ना, ये सब जो होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। चलो और देखो यूकैरियोट्स में लोग देख रखे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट की बात करें, हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स की बात करें, द न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। उनका न्यूक्लियर रीजन जो है प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है उनके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो जनरली छोटा होता है साइज में, देखो यहाँ पे लिखा रखा है 1 से 10 माइक्रोमीटर, तो बहुत छोटा होता है वो, ठीक है। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जनरली आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल आपकी प्रोकैरियोटिक से बड़ी होती है। और देखो न्यूक्लियर रीजन जैसे बात करेंगे कि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होती है, और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपने देखा कि प्रॉपर्ली जेनेटिक मटेरियल आपका एनवलप के अंदर एनक्लोज्ड है, जिस एनवलप को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आप और देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो कंटेन्स सर्कुलर डीएनए। और जब डीएनए देखिए हो ना, आपने क्या देखा, डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, ठीक है। जो डीएनए प्रोकैरियोटिक में है वो सर्कुलर डीएनए, मतलब ऐसा इनक्लोज डी, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे समझा दे सर्कुलर डीएनए कैसे है, ये देख लो इस तरीके से। मान लो ये आपने डीएनए देखा इस तरीके का, ऐसा 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 ऐसा, तो ये क्या है बेसिकली घूम फिर का, देखो दूसरा एंड देखो यहाँ पे एनक्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया ना घूम फिर के, तो आपकी ये क्लोज्ड डीएनए। लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके डीएनए होता है लीनियर, या बोल सकते हो ओपन एंडेड। तो मान लो यहां से अगर खुला है इस तरीके से, ऐसा ये देखो खुला हुआ है, तो ऐसा 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 आपका ये आप डीएनए देख रहे हो या क्रोमाटिन देख रहे हो, उसके बाद देखो ये क्लोज नहीं हुई है, देख रहे हो, इसका दोनों एंड जो है खुला रह गया, बंद नहीं हुआ। तो यही होता है आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर, आपका जो ये डीएनए होता है वो लीनियर होता है, या बोल सकते हो ओपन एंडेड। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपकी ये डीएनए कैसी होती है, सर्कुलर। और देखो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियोलस होता है एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आप यहाँ पे देखो, अच्छा बेसिकली यहाँ बताने को नहीं है, इसके बाद जब कवर करेंगे न्यूक्लियस वाला पार्ट, देखो कि न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, वो सब कवर करेंगे। तो बस अब इतना समझ लो कि आपका न्यूक्लियोलस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में आपकी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होती है। और बात करें
तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन इज एब्सेंट। तो सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे बात करें गोल्गी अपैरेटस हो गई आपकी, ठीक है ना, फिर बात करें राइबोसोम हो गया, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, तो इस लाइसोसोम्स हो गए, ये सब जितने भी चीजें होते हैं ये सब आगे बात करने को है। तो इन सबको बोलते हैं, जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं इन सबको बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स। तो प्रोकार्योटिक सेल के अंदर आपको जो सेल ऑर्गेनिल्स है बिल्कुल नहीं होता है, सेल ऑर्गेनिल्स सारे के सारे आपके एब्सेंट होते हैं। कुछ एक आध देखने को मिल जाएंगे राइबोसोम्स और राइबोसोम्स देखने को मिल जाएंगे थोड़े बहुत जो है, कभी कभी कतार वो भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें यूकार्योटिक सेल के अंदर, तो उसमें सारे ऑर्गेनिल्स आपके होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा आपका, राइबोसोम होगा आपका, गोल्जी अपैरेटस होगा, ठीक है, लाइसोसोम्स वगैरह होंगे, सब कुछ होंगे उसके अंदर, और वो प्रॉपर्ली आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, आपका सेल मेम्ब्रेन जो है आपका वो किससे बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है आपका फॉस्फोलिपिड से, है ना। फॉस्फोलिपिड से उस तरीके से अगर न्यूक्लियस की बात करें, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर भी आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, वो बाहर देखने को है। उसी तरीके से जितने उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है वो सबके बाहर एनवलप चढ़ा हुआ है ना, सेल ऑर्गेनिल्स के बाहर क्या एनवलप लपेटा हुआ है। तो ये होती है बेसिकली प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में अंतर, ठीक है, समझ गए। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे वो होगा हमारा न्यूक्लियस क्या होता है उसको समझेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म किस चीज से बनी है उसको समझेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।